Hello my dear students, how are you all? This is your Neetu ma'am and welcome once again to the online classes of DSA. Now we are doing the mixture of everything. This is a complete package for NDA and specially designed for the NDA. So English mein you are getting the complete package. You are getting the rules for the grammar, you are getting antonyms, synonyms, you are getting comprehension, you are getting idioms. So everything covered in this lecture so that you can have the practice of every topic simultaneously. एक ही टॉपिक कर करके हम बोर नहीं हो, हम सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस साथ साथ में करें ताकि हम सारे टॉपिक्स के साथ एक साथ ही आगे बढ़ेंगे. Okay, in the comprehension topic we have earlier done 3 paragraphs and we have solved the questions based on 3 passages and that passages were from the last year NDA papers. So that आप comprehension या passage solve करना भी सीख रहे हैं और आप लास्ट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स 2 थिंग्स एट वन टाइम. दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द हायर लेवल ओनली, लो लेवल नहीं. आप एनडीए पेपर से ही पैसेज की स्टार्टिंग कर रहे हैं सो दैट यू मस्ट नो व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम. Okay, so your English chapter या English topics या English lecture is a complete package for NDA so that you don't have to worry because I always say no need to worry when your Neetu ma'am is here. Okay, so let's start the comprehension and the passage number 3. So students, we are starting the passage number 2 of year 2018. इसका जो फर्स्ट पैसेज है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, द रूल ऑफ द रोड. रिमेम्बर इससे पहले हमने जो पैसेज किया था दैट वाज आल्सो फ्रॉम ईयर 2018, पैसेज नंबर 1. नाउ दिस इज पेपर नंबर 2 ईयर 2018 ओनली एंड पैसेज नंबर 2. दैट मीन्स एक एक एग्जाम में आपको 2-2 पैसेज मिल रहे हैं. एक एक पैसेज पे अगर 5-5 क्वेश्चंस हैं दैट मीन्स टोटल 10 क्वेश्चंस इन वन पेपर. Each question carries 4 marks. That means अगर comprehension के 10 questions correct जाते हैं तो 4 marks each questions. That means 40 marks in your hand. Clear? अब अगर आप स्टेट बोर्ड में आंसर लिख रहे हैं पैसेज के तो बेटा आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, आपको ग्रामर का ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, आपको पंक्चुएशन का ध्यान रखना है. इसमें आपको आंसर फ्रेम नहीं करना है, आपको लैंग्वेज नहीं फ्रेम करनी है, आपको ग्रामर नहीं फ्रेम करना है. यू जस्ट हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन. पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा आंसर वहां दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेस्ट आंसर चूज करना है. अब बेस्ट आंसर चूज करने से पहले आपको पैराग्राफ या पैसेज अच्छे से समझना होगा. यू हैव टू क्रिएट अ सीन ऑफ दैट पैसेज इन योर माइंड. ओके, रिमेम्बर द मूवी दृश्यम. हमने दृश्यम मूवी देखी थी, अजय देवगन स्टारर मूवी दृश्यम. दैट मीन्स दृश्य, दैट मीन्स सीन्स. तो व्हाट यू वांट टू इंटरप्रेट, आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, पहले उस सीन को अपने दिमाग में क्रिएट करो सो दैट यू कैन लिव दैट सीन, सो दैट यू कैन फील दैट सीन. तभी आप उसके ऊपर कुछ भी एक्शन दे पाएंगे या कुछ भी आप उसके बाद ओपिनियन दे पाएंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ. नाउ सी द कैरेक्टर्स ऑफ दिस पैराग्राफ की है, कौन सा कैरेक्टर है, किसके बारे में पैसेज है एंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग अबाउट दिस पैसेज. नाउ माय मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर. बात किसकी हो रही है? इंटरेस्टिंग विजिटर. हु इज अ विजिटर? वन हु विजिट्स यू. विजिटर, वन हु विजिट्स यू, जो आपसे मिलने आता है, जो आपसे मिलने आता है, जो आपको विजिट देने आता है. ओके, अब ऑथर बोल रहा है, दिस इज ऑथर. ऑथर बता रहा है माय मोस्ट इंटरेस्टिंग विजिटर, मेरा सबसे मजेदार जो विजिटर है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो मुझसे मिलने आता है, कम्स एट नाइट. दैट मीन्स वो उससे रात में मिलने आता है. अब ऐसा कौन है जो विजिटर उससे रात में मिलने आता है एंड दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. तो सम मूड इज गोइंग डिफरेंट. तो लेट्स चेक. When the lights are still burning. अब वो कह रहा है लाइट बंद नहीं होती है, लाइट चालू ही रहती है और वो रात में मुझसे मिलने आता है. दैट मीन्स वो रात होने तक का वेट करता है, दिन में नहीं आता, और रात में जब आता है अंधेरे में नहीं आता. लाइट्स आर स्टिल बर्निंग मीन्स लाइट्स आर स्टिल ऑन, लाइट चालू है और वो मुझसे मिलने आ रहा है. अ टाइनी बैट. नाउ सी दिस इज द कैरेक्टर. कौन मिलने आ रहा है ऑथर से? अ टाइनी बैट. Bat means चमगादड़. Hey, these bats have created a very havoc scene nowadays. Remember, this coronavirus is due to this bats only in the China and it spreads all over the world. Okay,
तो इस ऑथर का भी जो स्पेशल विजिटर है, स्पेशल फ्रेंड है, वो कौन है? अ टाइनी बैट। कब मिलने आ रहा है वो उनसे? रात में मिलने आ रहा है, लेकिन जब लाइट्स ऑन है। ये 3 चीजें याद हुई। अब सी, Who prefers to fly in through the open door? अब वो कहाँ से अंदर आता है उसके घर में? ओपन डोर से। बेटा जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ध्यान रखो। तो वो कहाँ से मिलने आ रहा है? ओपन डोर से मिलने आ रहा है उससे। देन and will use the window only if there is no alternative. What do you mean by alternative? Alternative means option, choice. तो वो मोस्टली ओपन डोर से आना पसंद करता है, और बाई चांस या इन द केस डोर बंद है, देन ओनली वो विंडो से आएगा। दैट मीन्स कमिंग फ्रॉम द विंडो इज द लास्ट ऑप्शन टू एंटर फॉर इट। अदरवाइज दैट बैट प्रिफर्स टू एंटर द रूम फ्रॉम द ओपन डोर। अनटिल एंड अनलेस कोई ऑप्शन नहीं है, वो विंडो से नहीं आएगा, वो डोर से आएगा। अनटिल एंड अनलेस कोई ऑप्शन नहीं है, तब लास्ट ऑप्शन में वो विंडो से आता है। तो ओनली इफ देयर इज नो चॉइस, तो वो जाकर वो विंडो से आएगा, अदरवाइज वो डोर से ही आता है। ओके, नाउ सी हिज ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? हिज मेन मोटिव, हिज मेन एम इन एंटरिंग द हाउस इज टू स्नैप अप द मोथ्स। नाउ व्हाट आर मोथ्स? मोथ्स मीन्स वो लाइट के कीड़े होते हैं, पतंगे, जिसे आप कीट पतंगा बोलते हो, वो लाइट के आसपास मंडराते रहते हैं। तो उस बैट का मेन मोटिव क्या है घर में आने का? टू स्नैप द मोथ्स। वो उन कीड़ों को पकड़ता है और उसको खाता है। ओके, दैट डस्टर अराउंड द लैम्प्स। डस्टर मीन्स मूव, मंडराना। ओके, तो वो किसके लिए आ रहा है घर में? दैट बैट यूज्ड टू एंटर द रूम बाय द ओपन डोर टू कैच या स्नैप द मोथ्स दैट मूव अराउंड द लैम्प्स। फर्स्ट पैरा क्लियर हो गया। That means the passage is about the interaction, yeah, the meeting between a tiny bat and the author. The author is telling you the description and the routine of the bat. What is the routine of the bat? The bat mostly comes to his house at night, and especially from the open door. The bat comes in his house when the lights are still on. Clear? और वो open door से ही आता है, until and unless कोई option ना हो तो वो विंडो से आएगा। अदरवाइज द बैट प्रिफर्स टू एंटर फ्रॉम द ओपन डोर। एंड व्हाट इज द मेन मोटिव? टू एंटर द रूम और टू एंटर द हाउस ऑफ द ऑथर। टाइनी बैट्स मेन मोटिव इज टू कैच द मोथ्स विच मूव अराउंड द लाइट और विच मूव अराउंड द लैम्प्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, ऑल द बैट्स आई हैव सीन फ्लाई फेयरली हाई। अब ऑथर इज कंपेयरिंग दिस बैट टू अदर बैट्स। वो ये कह रहा है बाकी जितने भी बैट्स मैंने देखे हैं वो सब बहुत हाई फ्लाई करते हैं, वो सब बहुत हाई फ्लाई करते हैं। कीपिंग नियर द सीलिंग, सीलिंग मीन्स छत, कीपिंग नियर द सीलिंग, कि वो छत के पास पास ही उड़ते हैं, उसके नीचे नहीं आते हैं। बट दिस पर्टिकुलर बैट, ये जो बैट, दिस वन जो उसके घर आ रहा है, ये कहाँ उड़ता है? लो, ये थोड़ा नीचे उड़ता है। दैट मीन्स कंपेयर कर रहे हैं, बाकी के बैट्स फेयरली हाई उड़ते हैं, ये थोड़ा सा लो उड़ता है। नाउ लाइक अ डाइव बॉम्बर। अब किससे कंपेयर किया है ऑथर ने? बैट को डाइव बॉम्बर। नाउ व्हाट इज अ डाइव बॉम्बर? Dive bomber is an aircraft used to drop the bombs at the target from the height. Okay, अब dive bomber ऐसे बिल्कुल मूव करते हैं और वो अपना टारगेट फिक्स करते हैं और ऊपर से ही बॉम्ब गिराते हैं। तो बैट, दिस टाइनी बैट has been compared to a dive bomber by the author. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं हाई उड़ रहा, वो नीचे ही उड़ता है और अटैक किस पे कर रहा है? वो मोथ्स पे डायरेक्ट अपना निशाना बनाता है और उन पे अटैक करता है, लाइक अ डाइव बॉम्बर। नाउ बॉम्बर मीन्स जो बॉम्ब ड्रॉप कर रहा है, डाइव मतलब डाइव मारना नीचे। फ्रॉम इन द स्विमिंग पूल यू डाइव फ्रॉम अप टू डाउन, तो डाइव मतलब नीचे कूदना। क्लियर? नाउ जूमिंग इन एंड आउट, जूमिंग इन एंड आउट of the
चेयर लेग्स एंड अंडर टेबल्स। ना और क्या क्या एक्टिविटी बता रहे हैं ऑथर उसकी, कि जो बैट है वो एक तो डाइव बॉम्बर की तरह उड़ता है, नीचे आता है, सीधा अपने टारगेट पे अटैक करता है, उसके अलावा वो चेयर की लेग्स के बीच में, सी जूमिंग इन एंड आउट ऑफ चेयर लेग्स एंड अंडर टेबल्स, टेबल के नीचे और चेयर की लेग्स के नीचे इन आउट मूव करते रहते हैं, एकदम जूम करके अंदर, जूम करके बाहर। ओके, once he passed straight between my legs and once the author was sitting on the chair, और चेयर मैं जैसे ऑथर ने पहले ही बताया वो चेयर की लेग्स के बीच में से अंदर बाहर हो रहे हैं, तो once the author was sitting on the chair, उस चेयर पे बैठे हैं ऑथर, ऑथर की टांगों के बीच में से वो निकल के गया बिना डरे हुए। ओके, नाउ सी, straight between my legs, has his radar gone wrong? What is this radar? Radar, like we are having GPRS to find the direction, वैसे ही जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं they fly with the help of radar, कि where to go, when to come down, when to go up, ये आप लोग को पता है। Okay, this is a technology to find the direction, clear, to find the height of the aircraft इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही उड़ते हैं। तो व्हाट ऑथर इज सेइंग कि क्या उसकी रडार कुछ गलत हो गई, क्या उसका डायरेक्शन कुछ गलत हो गई कि वो मेरे पैरों के बीच में से निकल गया। क्यों बोला है ऑथर ने? बिकॉज मोस्टली बैट्स इतनी लो हाइट पे कभी फ्लाई ही नहीं करते, वो हमेशा ऊंचा उठते हैं, ऊंचा उड़ते हैं। तो जब ऑथर बैठा है तो उसके पैरों के नीचे से निकल के जा रहा है, बीच में से निकल के जा रहा है, दैट मीन्स द बैट इज फ्लाइंग टू लो, जबकि ऐसा कॉमनली होता ही नहीं है। ओके, दैट इज व्हाई द ऑथर इज सेइंग कि क्या उसकी रडार गलत डायरेक्शन दे रही है उसको, या गलत उसको इंफॉर्मेशन दे रही है। व्हाई ही हैज यूज्ड रडार? बिकॉज इससे पहले वो उस बैट को डाइव बॉम्बर के जैसे कंपेयर कर चुका है। तो डाइव बॉम्बर ऑलवेज फ्लाई ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ रडार, रडार को ही फॉलो करते हैं वो। ओके, या आई वंडर्ड और ही इज जस्ट प्लेन क्रेजी। तो व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि या तो उसका रडार गलत हो गया है या वो थोड़ा सा क्रेजी है। दैट मीन्स उसको समझ ही नहीं है कहाँ उड़ना है और कहाँ नहीं उड़ना। ओके, नाउ सी, पूरी स्टोरी या पूरा सीन या पूरा पैसेज किसके बारे में है? अ टाइनी बैट। Author is telling you the particular qualities of the tiny bat, और कौन सी qualities जो दूसरों से अलग हैं, जो generally bats में नहीं पाई जाती। Okay, one more thing जो इसने यहाँ बोला है, my interesting visitor comes at night, तो एक one word substitution है कि one who comes at night to meet you, उसके लिए हम word use करते हैं nocturnal। तो जो रात को मिलने आते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं। तो अगर यहाँ पे नाइट विजिटर की बात हो रही है तो नाइट विजिटर आर यूजुअली नोन एज नॉक्टर्नल। बाकी यहाँ पर डाइव बॉम्बर किसको बोला गया है? टाइनी बैट को। टाइनी बैट की कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं जो आप याद रखेंगे और उस पर ही वी विल सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पैसेज सो दैट यू कैन फाइंड आउट, तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट so that you can have the full para on your screen. Okay, so just take the screenshot and then we'll solve the questions. So students, check out the first question and I know कि आपको इसका आंसर 100% आएगा. Now see, इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. अब उसमें से आपको आंसर में ये बताना है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है. Okay, see, consider the following statement. Consider means check. Check करो, just read करो and then give the answer. See, the tiny bat flew in low like a dive bomber. That means क्या tiny bat low height पे उड़ रहा था dive bomber के जैसे? Yes or no? Yes. तो ये तो करेक्ट है. ये करेक्ट है. अब देखिए, the tiny bat like all bats keeps near the ceiling. क्या tiny bats बाकी के bats के जैसे height पे उड़ रहा था? No. क्योंकि हमने यहाँ बता दिया कि वो low पे उड़ रहा है, तो ये wrong है. Okay, it has lost direction because its radar has gone wrong. क्या वो रडार से चल रहा था? क्या वो रडार से चल रहा था? No. The author has just given the example. Okay, तो यहाँ पर ये wrong. Now it wants to entertain the author with its skill in flying. No. Now which sentence is correct? A. अब देखो A वाला कोई है? Only one. This is correct. That means only one sentence. See, which of the above statements may be assumed to be true? कौन से statements true हैं? 1 and 3 true हैं?
नो, वन ट्रू है, यस, द आंसर इज वन, कि ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आएंगे कि यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट्स, और आपको ये बताना पड़ेगा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। वो तब बता पाओगे जब आप पैसेज अच्छे से पढ़ोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैट एंटर्ड द रूम। क्यों आया था बैट रूम में, आपको पता है। नाउ चेक आउट द ऑप्शन, कंपेयर करो कि जो आंसर आप सोच रहे हो क्या वो करेक्ट आंसर है। जस्ट चेक, बिकॉज देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव, नो। टू ईट द मोथ्स राउंड द लैम्प्स, ओके। एज इट हैड गॉन मैड, क्या वो बैट पागल हो गया था इसलिए वो रूम में आ रहा था, नो। एज इट प्रेफर टू फ्लाई इन थ्रू द ओपन डोर, तो वो ओपन डोर से अंदर आ रहा था, ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि बैट रूम में क्यों आया था, कहां से आया था, कैसे आया था, ये नहीं पूछ रहे थे, क्यों आया था। क्यों आया था? टू ईट द मोथ्स राउंड द लैम्प्स, वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लाइट के कीट पतंगे खाने आया था। तो आंसर इज दिस, आंसर इज बी। नाउ चेक आउट, आफ्टर कंपेयरिंग the habits of tiny bat with those of other bats, that means मैंने आपको बताया है कि सेकेंड पैराग्राफ में, पैसेज के सेकेंड पैराग्राफ में ऑथर ने टाइनी बैट को यूजुअल बैट से कंपेयर किया है एंड ही फाउंड सम डिफरेंस इन द क्वालिटीज ऑफ द बोथ। तो आफ्टर कंपेयरिंग द हैबिट्स ऑफ टाइनी बैट विद दोस ऑफ अदर बैट्स, द ऑथर ने क्या कंक्लूड किया टाइनी बैट की क्वालिटीज के बारे में। चेक आउट, sure that this bat had lost its direction, not sure of its preferences, this is wrong। उसको पता था उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसको पता था कि वो ओपन डोर से आना पसंद करता है, वो डाइव बॉम्बर के जैसे शूट करता है, तो ये सारी चॉइसेस ऑथर को टाइनी बैट के बारे में क्लियर पता थी, तो ये तो गलत हो गया। सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट इट वाज एन एक्सपर्ट फ्लायर, ओके। Unable to give the correct explanation for its behavior, see ये भी गलत है। क्या ऑथर बैट के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था? बहुत अच्छे से दे पा रहा था, सारी एक्सप्लेनेशन दे पा रहा था, तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत। नाउ कंसीडर ए एंड सी, इनमें से कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको? नाउ सी, जब टाइनी बैट की क्वालिटी को ऑथर ने कंपेयर किया बाकी अदर बैट से, उसने सबसे इंपॉर्टेंट ये पाया कि बाकी बैट्स तो बहुत ऊंचा उड़ते थे, ये नीचे उड़ रहा है। सेकेंड थिंग, वो उसकी चेयर के नीचे से जूम करके अंदर जा रहा था, जूम करके बाहर आ रहा था, कभी कभी उसके पैरों के बीच में से बाहर आ रहा था। दैट मीन्स वो बहुत अच्छे से फ्लाई कर रहा था, ओके। तभी तो ऑथर ने उसको डाइव बॉम्बर से कंपेयर किया है। डाइव बॉम्बर इज एन एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट यूज्ड टू ड्रॉप बॉम्ब्स फ्रॉम अ लो हाइट टू द टारगेट। आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, देखा है कैसे बॉम्ब, जो जेट प्लेन्स होते हैं कैसे बॉम्ब गिराते हैं नीचे, तो उन्हीं से कंपेयर किया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, C1। क्लियर? आई होप दीज टू आंसर्स यू गॉट करेक्ट। आपने जो सॉल्व किया होगा यही आंसर आ रहे होंगे। तो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, the author calls the tiny bat an interesting visitor, this means, अब ऑथर ने उस टाइनी बैट को एक इंटरेस्टिंग विजिटर क्यों बोला है, क्या क्वालिटीज के कारण बोला है, या कुछ क्या स्पेशल चीजों के बारे में बोला है। चेक आउट दिस, आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको ऑप्शंस में से चेक करना है। द बैट विजिट्स हिम एट नाइट, ओके। द बैट इज इंटरेस्टेड इन द मोथ्स, ओके। द बैट हैज पेक्यूलर क्वालिटीज। बेटा अभी पेक्यूलर वर्ड याद करो, हमने कल या परसों सिनोनिम्स किए हैं। पेक्यूलर किसका सिनोनिम है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मींस जो यूजुअल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है। पर्टिकुलर मैंने वहीं भी क्लियर किया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्टिकुलर एंड पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मींस सबसे अलग, सबसे अनयूजुअल। अगर मैं बोलूं एबनॉर्मल, अनयूजुअल और टिपिकल, ये सारे वर्ड हम अब नॉर्मल के लिए यूज कर चुके हैं सिनोनिम्स में। अटिपिकल मीन्स जो सबसे अलग है, क्लियर। एबनॉर्मल मीन्स जो सबसे अलग है, अनयूजुअल मीन्स जो सबसे अलग है। दैट मीन्स वो यूजुअल नहीं है, वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, क्लियर।
दिस बैट सरप्राइजेस इन जूमिंग इन एंड आउट लाइक अ डाइव बॉम्बर. नाउ देखो, ये सारी एक एक क्वालिटीज है उस टाइनी बैट की. दिस इज वन क्वालिटी, दिस इज वन क्वालिटी, दिस इज वन क्वालिटी, क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय द ऑथर इन द पैसेज. क्लियर? ये तीनों एक एक क्वालिटी है. नाउ सी द सी ऑप्शन, सी द सी ऑप्शन, होमोनिम्स. सी द सी ऑप्शन. Clear? Homonym. See the C option. Now see, this bat has peculiar qualities. तो इस ऑप्शन में जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने सारी क्वालिटीज को एक साथ बता दिया है. This bat has peculiar qualities means ये सारी जो ऑप्शंस है वो इसी में ही आ गए. अगर हम ये चूज करते हैं बेटा तो एक ही क्वालिटी दिख रही है. देखो, द ऑथर कॉल्स द टाइनी बैट एन इंटरेस्टिंग विजिटर. तो क्या इंटरेस्टिंग है उसमें? क्या इंटरेस्टिंग है कि ऑथर उस बैट को इंटरेस्टिंग बोल रहा है. क्या क्या इंटरेस्टिंग है? वो रात में आता है, वो मोथ्स खाता है, वो जूम इन जूम आउट करता है, ये सारी क्वालिटीज हैं उसमें. ओके, लेकिन जब हम सी ऑप्शन देख रहे हैं, सी ऑप्शन में एक ही लाइन में उसने बता दिया है कि सारी क्वालिटीज हैं, सबसे अलग क्वालिटीज हैं, पेक्युलर क्वालिटीज हैं. क्लियर? तो राइट आंसर इज सी. ओके, नाउ चेक आउट दिस. What according to you can be the most suitable title for the passage? Now see beta, whenever you are writing the answer for the state board and you are getting the passage and you have to frame a suitable title, so you are free to choose any of the title of your choice, to just create any of the title of your choice regarding the content of the passage. जो भी पैसेज में कंटेंट है उसके ऊपर आप कोई भी टाइटल खुद का बना सकते हो. नो बाउंडेशन एट ऑल. बट जब आप एनडीए में पैसेज का टाइटल चूज कर रहे हो तो यू आर बाउंडेड बिटवीन द 4 ऑप्शंस. आपको सिर्फ उन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है. अपने मन से कुछ नहीं बनाना है. अब ये 4 ऑप्शंस भी आपके पैसेज के कंटेंट से रिलेट करते हुए होने चाहिए, कुछ भी मनमर्जी नहीं. क्लियर? नाउ सी, समवन विजिट्स मी. तो क्या हम पैसेज का टाइटल समवन विजिट्स मी दे सकते हैं जबकि पैसेज में क्लियरली बैट के बारे में बताया गया है? नो, तो ये तो नहीं. नाइट ऑफ मिस्ट्रीज. तो कुछ हमने मिस्ट्री सॉल्व की है, कुछ हमने थ्रिलर सॉल्व किया है, कुछ हमने सस्पेंस सॉल्व किया है उस पैसेज में, नाइट में. नो. नाउ माय नॉक्टर्नल विजिटर और माय फनी विजिटर. क्या बैट के बारे में कुछ फनी चीजें बताई हैं ऑथर ने, कुछ ह्यूमरस चीजें बताई हैं, कुछ मजाक वाली चीजें बताई हैं, कुछ ऐसा बताया है? नो. नाउ सी दिस नॉक्टर्नल विजिटर. नॉक्टर्नल विजिटर मैंने आपको पैसेज में भी बताया था कि जो पैसेज स्टार्ट हुआ है इसी लाइन से स्टार्ट हुआ है. माय इंटरेस्टिंग विजिटर विजिट्स मी एट नाइट. दैट मीन्स वो रात को मिलने आ रहा है इसलिए इंटरेस्टिंग है. Okay, so that means nocturnal visitor. Nocturnal means one who comes at night, related to night. Okay, और nocturnal visitor one who visits at night only. वो दिन में नहीं आता, वो सिर्फ रात में मिलने आता है. तो जो रात को मिलने आते हैं उनके लिए nocturnal visitor. तो best title for the passage is nocturnal visitor. तो 5 questions we have solved for the passage. एंड आई होप आपके पांचों के पांचों क्वेश्चन करेक्ट आए होंगे. और अगर 4 भी करेक्ट आ रहे हैं, नो नीड टू वरी, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड वन डे यू विल गेट द आउट ऑफ मार्क्स इन पैसेज. तो नो नीड टू वरी, हम 2-3 पैसेज और करेंगे तो आपके पांचों के पांचों ही करेक्ट जाएंगे. तो वी हैव डन दिस पैसेज. नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द एनिमल इडियम्स. वी हैव डन एनिमल इडियम्स बिफोर दिस. तो अगेन आई विल कंटिन्यू विद द एनिमल इडियम्स टुडे. और उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट इडियम्स पे वील डू वन प्रैक्टिस सेशन और फिर देखते हैं कि आपको इडियम्स याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट एनिमल इडियम्स. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इडियम इन द एनिमल इडियम इज होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड योर हॉर्सेस. अपने घोड़ों को संभालो, अपने घोड़ों की लगाम संभालो. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी, दिस मैन इज जस्ट कंट्रोलिंग द हॉर्सेस. उसके घोड़े भागते ही जा रहे हैं और मैन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. दैट मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल.
आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं. सी, आर यू जस्ट ऑब्जर्विंग हाउ द हॉर्सेस आर रनिंग एंड हाउ problematic the man is to control the horses. So hold your horses या hold the horses means be patient, hold on, control. इसको आप just control. और हिंदी में भी इसके लिए एक मुहावरा है, अपनी जबान पे लगाम लगाओ. लगाम तो घोड़ों को लगती है, जबान पे कैसे लगाम लग जाएगी? That means the same कि control yourself, अपने गुस्से को कंट्रोल करो. सुना है कई बार आपने अपनी जबान पे लगाम लगाओ. दैट मीन्स जस्ट कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योरसेल्फ. सेम थिंग होल्ड योर हॉर्सेस. तो जब भी ईडियम आए होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स लगाम लगाओ. तो लगाम लगाना मीन्स कंट्रोल करना. टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू होल्ड ऑन, टू बी पेशेंट. क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया घोड़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है. घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाई जाती है. लगाम लगाना मीन्स जस्ट टू कंट्रोल. ओके, नाउ द नेक्स्ट. नाउ ये तो आपने सुना होगा कई बार, किल 2 birds with 1 stone. नाउ सी, ये एक पत्थर उड़ के आ रहा है भ्रम, और एक इस यहाँ पे पड़ा, एक यहाँ पे पड़ा, और एक ही पत्थर से दोनों चिड़िया गई. सी, ये भी रो रही है, ये भी रो रही है, दोनों चिड़िया मर गई एक ही पत्थर से. एक पत्थर मरा और 2 चिड़िया शॉट, clear shot. Now, kill 2 birds with 1 stone means achieve 2 objectives with a single effort. तो achieve 2 objectives with a single effort means एक ही काम कर रहे हो और आपको 2 तरफ से रिजल्ट मिल रहा है. For example, your English lecture. तो you are attending your English lecture regularly. तो you are covering the state board grammar syllabus and you are covering the NDA syllabus. That means killing 2 birds with a single stone. Attempting for 2 exams, preparing to attempt 2 exams with a single English lecture. That means the complete package. कि अगर आप इंग्लिश का ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, डेली अटेंड कर रहे हो, स्टेट बोर्ड में तो टॉप करना ही करना है, आप एनडीए भी इंग्लिश क्लियर करोगे. क्लियर? तो killing 2 birds with 2 stone means achieving 2 objectives with a single effort. Now see, एक ही पत्थर से दोनों का काम तमाम, दोनों गई. ओके, नेक्स्ट. नाउ सी, टू स्मेल अ रैट. देखो अब ये नाक दिख रही है तुम्हें, किसी पर्सन की नाक है और यहाँ चूहा है. अब कहीं अगर सी, जस्ट इमेजिन, अगर घर में कहीं चूहा मरा है, आपको पता चल जाएगा. कैसे पता चल जाएगा? उसकी बैड स्मेल से, उसकी ऑर्डर से. सी, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड ऑर्डर. Now, this is not disorder. This is odor. Odor means बदबू, याद रखना. Fragrance means खुशबू. हम एक ही वर्ड यूज करते हैं smell. Smell अच्छी खुशबू के लिए भी और बदबू के लिए भी. But the different words are there. Odor, bad odor. Bad odor means बदबू आ रही है. तो अगर आप ऑर्डर भी बोल रहे हो मीन्स बदबू आ रही है, खराब स्मेल आ रही है. ओके, तो अगर कहीं चूहा मरा है घर में तो उसकी बदबू से आपको पता चल जाएगा कि चूहा मरा है. दैट मीन्स अगर वो दिख भी नहीं रहा है, स्टिल यू गेट टू नो कि समथिंग रॉन्ग इज देयर, क्योंकि आप उसको स्मेल कर पा रहे हैं, उसकी बदबू को स्मेल कर पा रहे हैं. सेम थिंग, टू स्मेल अ रैट मीन्स टू नो इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टली मीन्स इंस्टेंट, एकदम से अंदर से फील आ रहा है आपको दैट समथिंग इज रॉन्ग और दैट समवन इज लाइंग टू यू, कि दैट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झूठ बोल रहा है. अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है. रिमेंबर सीआईडी, रिमेंबर सीआईडी. आपके दया क्या बोलते थे, प्रद्युम्न सर क्या बोलते थे, दया कुछ तो गड़बड़ है. दैट मीन्स उनको समझ में आ जाता था यहाँ चूहा मरा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर. सेम थिंग कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है या कुछ गलत हो रहा है और आपको वो चीज समझ में आ रही है, दैट मीन्स यू कैन स्मेल अ रैट. आपको वो गड़बड़ समझ में आ रही है. तो याद रखना, दया कुछ तो गड़बड़ है. दैट मीन्स दैट ऑफिसर इज एबल टू स्मेल द रैट or that officer is able to feel instantly that something is wrong, कि कुछ तो गलत है यहाँ पर या कोई तो झूठ बोल रहा है. रिमेंबर सीआईडी में वो बार बार ये बोलते थे कि कोई तो झूठ बोल रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा, कुछ तो हमसे छुपाया जा रहा है.
सेम थिंग, दैट मीन्स उनको फील आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है पर वो दिखाई नहीं दे रहा, तो सेम मीन्स स्मेल अ रैट। तो अब याद रहेगा जब चूहा मरा है तो अगर बदबू आ रही है मीन्स कुछ गड़बड़ है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, टेक द बुल बाय हॉर्न्स। नाउ सी, क्या आप बुल को, एक सांड को, बुल को उसके सींग से पकड़ के खींच सकते हैं? क्या वो इतना इजी है? नो नो, नेवर, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट, बहुत रिस्की टास्क है वो। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, तो दैट मीन्स टू टैकल अ प्रॉब्लम डायरेक्टली विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व्ड। दैट मीन्स किसी मुश्किल काम को सामने से आके फेस करना बिना डरे हुए। ओके, सी हाउ कॉन्फिडेंटली, हाउ एनर्जेटिकली दिस मैन is holding the horns of a bull. So that means कि if anyone is able to tackle the difficult problem without worrying, and that also directly, that means he is able to pull the bull by the horns. उसको बराबर से खींच के लेके आ रहा है, and you all must have this quality. You must have that courage, that boldness, and that energy level to face the problem directly without worrying and without just thinking about the risk. जो होगा देखा जाएगा, let's face it, हारेंगे ही ना, पर कुछ सीख के जाएंगे, डरना नहीं है, किसी चीज से भागना नहीं है। ओके, क्लियर है ये? Let's check out the next one. Okay, one more bull. Now, see this bull, and कहाँ है वो? क्रॉकरी की दुकान में। तो जस्ट इमेजिन, एक कांच के बर्तन की दुकान है और उसमें एक बुल घुस गया। क्या करेगा? क्या वो कांच के कप ढूंढ के लाएगा? या ही विल चूज सम क्रॉकरी फॉर यू? नो, ही विल क्रिएट अ मेस, ही विल क्रिएट अ टोटल डिस्ट्रक्शन, क्लमजी एवरीवेयर, कुछ भी उठपटांग, क्योंकि उसको क्या समझ, कांच के बर्तन है ये, वो तो कहीं भी सींग मार के कुछ भी तोड़ेगा, कहीं सींग मारेगा, कहीं पूंछ मारेगा। That means it's very risky and it's very disastrous. बहुत खतरनाक, बहुत horrible. Now see, like a bull in China shop. China means cutlery. China की items जिनकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी टूट जाएंगी। तो अगर ऐसी किसी शॉप में, और स्पेशली कांच के बर्तनों की शॉप में, सी कांच के बर्तन हैं, बहुत डेलिकेट है। Now see this word fragile. सुना है आपने ये वर्ड फ्रेजाइल? कहाँ सुना है, कहाँ देखा है? जल्दी से बताओ। Whenever you have purchased some electronic equipment, TV, fridge, या PlayStation, PS खरीदा हो, या म्यूजिक थिएटर, या आपने ये सब चीजें खरीदी हो, तो उसके कार्टन के ऊपर लिखा रहता है फ्रेजाइल। अगर आप कांच की कोई चीज खरीद के ला रहे हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल मीन्स डेलिकेट, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक, फ्रेजाइल मीन्स हैंडल विथ केयर। हैंडल विथ केयर मीन्स ध्यान से हैंडल करो, बहुत नाजुक है भाई, कभी भी टूट जाएगा। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स आर फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल वर्ड याद रखना, मीन्स डेलिकेट, मीन्स नाजुक। अब हम देखते हैं इसका मीनिंग। लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप मीन्स सम पर्सन हु कैन क्रिएट अ मेस एट सम प्लेस। सी, बिहेविंग क्लमजीली, क्लमजीली मीन्स क्लमजी, हॉरिबली, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऊट पटांग। When you should be careful, तो जब आपको सावधान रहना है, जिस जगह पर आप ऊटपटांग बिहेव कर रहे हो, आप हॉरिबली बिहेव कर रहे हो, बिना सोचे समझे बिहेव कर रहे हो, दैट मीन्स आपको पता ही नहीं है आप कहाँ खड़े हो, किसके सामने बात कर रहे हो, किसके सामने आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हो। दैट मीन्स यू हैव जस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, ruined everything, spoiled everything by your behavior. Because you are not aware of the atmosphere कि आपको बिहेव कैसा करना है। See, bull in a China shop, उसने सब तोड़ दिया, जबकि चाइना शॉप या कांच की दुकान में बहुत संभल के आपको हैंडल करना है। आपने कोई कटलरी उठाई या आपने कोई कप उठाया और आपने उसको छोड़ दिया, वो टूट जाएगा। तो अगर आप उठपटांग हाथ मार रहे हैं, चीजें नीचे गिर गई, तो वो टूट जाएंगी। दैट मीन्स क्लमजी बिहेवियर। सी, क्लमजी बिहेवियर।
Clumsy behavior means indecent behavior, bad behavior, without any thought behavior. Okay, so I hope these interesting idioms are clear to you all. Now note down these idioms with the meaning and just with the sentences, and just write that in Hindi also if you are comfortable to understand that. Okay, so that's all for the animal idioms today. So students, हमने बहुत सारे idioms कर लिए हैं और आपको याद भी हो जाने चाहिए. Now I am here with the idioms and phrases practice set 1. So that let's check कि आपको idioms याद भी हो रहे हैं या याद नहीं भी हो रहे हैं. कुछ idioms ऐसे हैं practice set में जो हमने नहीं भी किए हैं. But are you able to check out the meaning properly? तो ये आप लोगों का टेस्ट है आज. तो let's check कितने questions आप कर पा रहे हो. तो let's start the practice set of idioms and phrases. Now see, आपको ये पूरा पैटर्न मैंने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया है. Now see, out of the 4 alternatives given for idioms and phrases underlined in the following sentences, choose one which expresses the meaning of the idiom or phrase. That means आपको एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा, एक स्टेटमेंट मिलेगा, उस स्टेटमेंट में एक इडियम मिलेगा और वो इडियम अंडरलाइंड रहेगा. आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इडियम कहाँ है रे बाबा, मुझे दिख भी नहीं रहा. नो, आपको अंडरलाइंड मिलेगा या हाईलाइटेड मिलेगा या बोल्ड फॉन्ट में मिलेगा. ओके, अब उस इडियम का मीनिंग कन्वे करते हुए 4 ऑप्शंस रहेंगे. आपको उन 4 ऑप्शंस में से द बेस्ट ऑप्शन चूज करना है. ओके, तो लेट्स चेक आउट. नाउ सी द फर्स्ट वन, अ फेयर वेदर फ्रेंड ऑलवेज ट्राइज टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. Office friends and benefactors. Benefactors means near and dear ones. Okay, अब देखो इस स्टेटमेंट में ये इडियम अंडरलाइंड है, बट इस स्टेटमेंट में ये भी इडियम है, ये भी इडियम है. क्लियर? अब आपको मैं ये क्यों प्रैक्टिस सेट करा रही हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए. क्लियर? ये एनडीए एग्जाम से ही क्वेश्चन है. अब आपको मीनिंग किसका ढूंढना है, इसका. लेकिन पहले सेंटेंस का मीनिंग समझो. अ फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर फ्रेंड मींस फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब दोस्त. अच्छे मौसम का दोस्त. तो अगर मौसम अच्छा है और कोई आपका दोस्त है, ओके, और अगर वही मौसम खराब हो गया और वो दोस्त आपको छोड़ के चला गया, तो क्या वो आपका सच्चा दोस्त है? नो. तो जो आपकी तकलीफ में आपके साथ नहीं है, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है. वो सिर्फ आपके सच्चे या वो आपके अच्छे वक्त का साथी है. तो जो लोग आपके अच्छे वक्त के साथी हैं, वो आपके बुरे वक्त में कभी भी काम नहीं आएंगे. तो जस्ट बिवेयर. बिवेयर मतलब सावधान. बिवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड, क्योंकि वो सिर्फ तब आएंगे जब वेदर अच्छा होगा. वो तब आएंगे जब आपका टाइम अच्छा होगा. जैसे ही टाइम खराब आएगा वो छोड़ के चले जाएंगे. दैट मीन्स वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है. सच्चा दोस्त वही होता है बेटा जो आपके बुरे वक्त में काम आए, और जो बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है. क्लियर? नाउ सी, अ फेयर वेदर फ्रेंड, समझ में आ गया कौन सा दोस्त जो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, जो सिर्फ आपका फायदा उठाने आया है. ओके. ऑलवेज tries to fish in troubled waters. Now to fish in troubled waters means मुश्किल के टाइम पे कुछ काम निकालना. ट्रबल्ड वाटर्स, बाढ़ आई हुई है और आप मछली तैराने गए हो. नो. आप मछली पकड़ने गए हो बाढ़ में, इज इट पॉसिबल? नो. तो मुश्किल वक्त में कुछ काम निकालना, ऐसा नहीं. तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स. तो जो आपका दोस्त है, जो आपके अच्छे वक्त में आपका काम नहीं, अच्छे वक्त में ही काम करेगा, बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मुसीबत का फायदा उठाएगा, आपकी प्रॉब्लम का फायदा उठाएगा. कि आपको प्रॉब्लम है तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वो आपके साथ एंजॉय करने आ जाएगा. ओके, नाउ सी द ऑप्शन. टू बोरो मनी, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो क्या वो उधार मांगने आया है? टू स्टील बिलोंगिंग, स्टील मतलब चुराना. नो, दिस इज टोटली रॉन्ग. ना वो उधार मांग रहा है, ना वो चोरी कर रहा है. ना टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, हमें यहाँ हिंट दे दी गई है कि वो फेयर वेदर फ्रेंड है. एक्सटेंड मतलब हाथ बढ़ाना है, हेल्प का हाथ बढ़ाना. तो क्या वो आपको हेल्प कर रहा है या हेल्प के लिए आपके लिए आगे आ रहा है?
हमें क्लियर बताया गया है, वो सिर्फ आपके अच्छे वक्त में साथ दे रहा है, बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहा, तो वो हेल्प तो करेगा ही नहीं। क्लियर? नाउ सी, टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, तो वो आपके बुरे वक्त में भी आपसे फायदा उठा रहा है, अच्छे वक्त में तो उठा ही रहा है। ट्रबल्ड वाटर्स मीन जब आप प्रॉब्लम में हो तब भी वो आपसे फायदा उठा रहा है। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो बेटा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इडियम्स पे कमांड आएगी। क्लियर? अब हमने आज कॉम्प्रिहेंशन किया, हमने आज इडियम किया, तो कॉम्प्रिहेंशन एंड इडियम्स आर द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स इन एनडीए इंग्लिश। तो अगर आपके 10 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के आ गए, दैट मीन्स 2 पैसेजेस आ गए, और 10 क्वेश्चंस इडियम्स के आ गए, दैट मीन्स 30 क्वेश्चंस इन योर हैंड। 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चंस इन योर कमांड। क्लियर? नाउ चेक आउट द नेक्स्ट इडियम। नाउ हिज एरोगेंट बिहेवियर। एरोगेंट मीन्स रूड। हमने कल एक वर्ड किया है एग्रेसिव, ये सब सिनोनिम है। एग्रेसिव मीन्स गुस्से वाला, रूड, एग्रेसिव, एरोगेंट बदतमीज। ओके, हिज एरोगेंट बिहेवियर विथ others has left him high and dry। अब आप सेंटेंस को समझो। अगर कोई आपसे एरोगेंट बिहेव कर रहा है, आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, आपसे हमेशा गुस्से से बात कर रहा है, will you go to him? Will you talk to him? No, आप उसके पास नहीं जाओगे। क्या? जब देखो तब गुस्से में बात करता है, जब देखो तब एग्रेशन दिखाता है, जब देखो एरोगेंट बिहेव करता है। तो अगर कोई एरोगेंट है बेटा तो सब उससे दूर हो जाते हैं, उसकी बदतमीजी के कारण सब उससे दूर हो जाते हैं। हाई एंड ड्राई मीन्स दूर हो जाना। अब नाउ सी, टू बी पेनीलेस, नो, पेनीलेस मीन्स एक भी पैसा नहीं होना, एक भी पैसा नहीं होना। ओके, नाउ सी, टू बी वेरी सिक, क्या वो बीमार है? नो। टू बी वेरी फेमस, नो। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स अलोन। हमने कल एक वर्ड किया है डेजर्ट, अलोन, दूर, छोड़ के चले जाना, अलग हो जाना, तो आइसोलेटेड इज द correct answer for high and dry. Okay, now the next. Now all the residents of the colony painted the town red on the eve of festival. ये idiom हमने किया है जब हमने colorful idioms किए थे। To paint the town red, मैंने आपको example भी दिया था, remember? Colorful idioms में कि after the announcement of result all the students painted the town red, पूरे टाउन को रेड पेंट कर दिया? नो। रिजल्ट के बाद क्या करेंगे बेटा? हम पार्टी करेंगे, हम एंजॉय करेंगे। ओके, सी, टू व्हाइट वॉश बिल्डिंग्स, यहाँ हम पेंट कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ हम पेंट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है इडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं होता कि पेंट द टाउन रेड, तो क्या आप पूरे शहर को रेड पेंट कर रहे हो? नो। तो व्हाइट वॉश करना मीन्स पेंटिंग करना? नो। टू रेनोवेट बिल्डिंग्स, अगेन क्या बिल्डिंग्स को रेनोवेशन कर रहे हो, उसको फिर से सजा रहे हो? नो। टू सेलिब्रेट नॉइजली इन पब्लिक प्लेसेस, रोड पे एंजॉय कर रहे हैं, ओपनली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत खुश हैं। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। टू क्रिएट न्यूसेंसेस, न्यूसेंसेस मीन्स आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? नो। तो करेक्ट आंसर इज टू सेलिब्रेट नॉइजली इन पब्लिक प्लेसेस। ये आपके रजिस्टर में नोट डाउन होना चाहिए। हमने इससे पहले भी कलरफुल इडियम्स में टू पेंट द टाउन रेड किया है अंडर द रेड कलर इडियम। ओके, नाउ द नेक्स्ट। नाउ सी द फोर्थ वन, द चेयरमैन पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन द हाउस डिड नॉट एक्सेप्ट द सजेशंस पुट फोर्थ बाय हिम। अब चेयरमैन पुल्ड अ लॉन्ग फेस, लॉन्ग फेस, चेहरा लंबा कर लेना मतलब चेहरा लटका लेना। कई बार अगर मॉम एंड डैड आपको मना कर देते हैं पार्टी में जाने के लिए, मूवी जाने के लिए, कैसा चेहरा हो जाता है आपका? मुंह लटक जाता है आपका। मुंह लटक जाता है मीन्स आप उदास हो जाते हो। मुंह लटक जाना, चेहरा उतर जाना मीन्स उदास हो जाना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये मानूं कि उदास हो जाना, क्लियर? नाउ सी, व्हेन द हाउस, यहाँ हाउस मीन्स, हाउस मीन्स आपको पता है पार्लियामेंट में हाउस होता है, पार्लियामेंट में अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, उसी के लिए यूज किया गया है हाउस। द हाउस डिड नॉट एक्सेप्ट द सजेशन, सजेशंस मीन्स राय, अपनी राय, एडवाइसेस। पुट फोर्थ, पुट फोर्थ मीन्स आगे रखना, पुट फोर्थ बाय हिम।
तो जब जो हाउस है उन्होंने चेयरमैन के एडवाइस को नहीं माना तो चेयरमैन का चेहरा उतर गया. ओके, नाउ चेक आउट द ऑप्शन. टू लुक डिसअपॉइंटेड. ओके, बाकी के ऑप्शंस भी चेक करते हैं हम. टू गेट एनॉयड, क्या वो गुस्सा हो गया? नो. टू गेट एजिटेटेड, अगेन क्या वो गुस्सा हुआ? नो. टू मेक अ क्वारल, क्या वो लड़ने लगा? नो. टू लुक डिसअपॉइंटेड मीन्स उसका चेहरा उतर गया, वो उदास हो गया, वो उदास हो गया, उसका मूड ऑफ हो गया. ओके, नाउ द फिफ्थ वन, द फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी of the chairman of the committee has made him very popular among the residents of the town. तो fair and square policy, fair and square क्या होता है? fair and square हमने किया है डिस्कस. ये fair and square अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि the umpire of the match is always fair and square in his decisions. That means umpire अपने डिसीजंस में हमेशा सच्चा और सही होता है, वो कभी भी किसी को फेवर नहीं करता. तो फेयर एंड स्क्वायर होना मीन्स सच को सच बोलना, सही को सही बोलना, ऑनेस्ट होना, किसी का फेवर नहीं करना. तो यहाँ कौन सी पॉलिसी को? फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी को, मतलब सच्ची और सही. नाउ सी, क्लेवर एंड डिसीटफुल, डिसीटफुल मीन्स चीटिंग, डिसीट करना, चीटिंग करना. सो दिस इज रॉन्ग. ऑनेस्ट, या दिस इज करेक्ट. Ambiguous, ambiguous means doubtful, ambiguous means doubtful. Relevant and practical, relevant means related. बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? बेस्ट ऑप्शन है ऑनेस्ट. तो ऑनेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर फेयर एंड स्क्वायर पॉलिसी. तो वी हैव डन द प्रैक्टिस सेट 1 of the idioms and phrases. Note down these sentences with the underlined idiom and with the 4 options and just mark the correct option right. So all this for today. We have done a lot today. We have done comprehension passage, we have done animal idioms, and we have done the practice set of idioms and phrases. Just study hard, practice more and more, and just study well. Thank you.